नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे HP टैट मेडिकल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि HP टैट का स्केड्यूल आ चुका है और HP टैट मेडिकल जो है वो होने जा रहा है 1 जून 2025 को। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बायोलॉजी कैसे कवरअप करनी है। तो सबसे पहले अगर आप HP टैट मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या होता है और हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो बेसिकली सिलेबस जो होता है वो 9th से लेके 12th तक की आपकी बायो का जो भी सेक्शन रहता है उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे NCERT बेस्ड होते हैं। बट जो मेन चीज़ रहती है वो फोकस्ड होती है 11th एंड 12th की NCERT के ऊपर। वहाँ से मेन क्वेश्चनिंग की जाती है। आपके एग्ज़ाम में यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट चैप्टर से। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट 1, ये 11th की केमिस्ट्री बात कर रही हूँ मैं, तो जिसमें यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और उसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। फिर उसके अंडर आता है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन थर्ड प्लांट किंगडम एंड देन एनिमल किंगडम। सो इस तरह से जो है आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है। तो फर्स्टली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट 1 ऑफ क्लास +1, उसका चैप्टर नंबर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। So before moving to the chapter, let us discuss that what is living. Living होता क्या है, किस चीज़ को हम लिविंग बोलते हैं। तो लिविंग एक ऐसी चीज़ होती है जो कि ज़िंदा हो, ठीक है, और वो ग्रो करे, मूव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, रेस्पायर कर सके, और उसमें वेरियस टाइप्स की एक्टिविटीज़ हों, ठीक है, उस चीज़ को हम लिविंग बोलते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में ही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लिविंग चीज़ होती क्या है। यहाँ पे मेंशन्ड है कि लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। लाइफ एक यूनिक है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें वेरियस टाइप के केमिकल रिएक्शन चलते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, हम रिस्पॉन्स करवाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं एंड अडेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, फर्स्टली हम देखेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में, दैट इज़ अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्हें बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, क्योंकि इन्होंने इवोल्यूशन पे काम किया था, इवोल्यूशन के ऊपर वर्क किया था इन्होंने 20th सेंचुरी में, तो इसीलिए इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। और ये 3 बार अवॉर्डेड थे, बायोलॉजी की फील्ड में इनको 3 बार अवार्ड मिला था, तो इसीलिए इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और इन्होंने बताया था कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्या होता है, बेसिकली स्पीशीज़ का। सो अब हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग स्पीशीज़ का। तो लिविंग क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि विच कैन रिप्रोड्यूस, विच कैन ग्रो, विच कैन डेवलप, विच कैन रिप्रोड्यूस, ये सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो फर्स्ट है ग्रोथ। कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बोला जाता है, जो कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड कुछ होते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर्स जो कि डिफाइन करते हैं लिविंग्स को, मीन्स 100% लिविंग में प्रेजेंट होंगे वो वाले फीचर्स, नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या रहती है। फर्स्ट यहाँ पे है ग्रोथ। तो किसी भी चीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर नंबर ऑफ़
थिंग्स इंक्रीज हो रही है, एंड मास ऑफ सेल बाय सेल डिवीज़न। तो जब सेल डिवाइड करता है तो उसको सेल डिवीज़न बोलते हैं, जिसकी वजह से जो है मास बढ़ता है। तो वो भी एक टाइप की ग्रोथ हुई। नेक्स्ट है, इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। अब प्लांट्स में जो है ग्रोथ जो चलती है वो कंटिन्यूसली चलती है, क्योंकि प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और जो कि हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। इतना हमें देखने से पता नहीं लगता है कि कोई भी ट्री, जैसे छोटा प्लांट होगा उसमें तो सडन हम चेंज देख सकते हैं कि वो ग्रो कर रहा है, बट जैसे ट्रीज़ वगैरह होते हैं उसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, ये ट्री की हाइट इतनी की इतनी है, ये ग्रो नहीं किया है। इसके लाइफ स्पैन में अगर 1 साल में 1 सेंटीमीटर भी ग्रो कर रहा है ट्री, तो इसका मतलब यही है कि उसकी ग्रोथ हो रही है। और प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूटी में चलती है, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में सर्टेन एज के बाद जो है वो ग्रोथ रुक जाती है। एंड ग्रोथ एनिमल्स में कैसे रहती है, सेल डिवाइड करते हैं और जो पुराने डेड सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करके न्यू सेल्स बन जाते हैं, या फिर जो लॉस सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं और नए सेल बन जाते हैं, उसको सेल डिवीज़न बोलते हैं। और इसी तरह से जो है वो ग्रोथ चलती रहती है। अब ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हो गई, अब नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। कैसे? जैसे किसी चीज़ का मास इंक्रीज़ हो रहा है, किसी चीज़ का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दूं तो मतलब किसी कंटेनर में अगर हम कोई मटेरियल ले रहे हैं, उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, उसका साइज़ पे भी फ़र्क पड़ रहा है, उसके मासेस पे भी फ़र्क पड़ रहा है, तो बेसिकली ग्रोथ उसमें भी हो रही है। तो इसीलिए बोला गया है, सो ग्रोथ इज़ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी हो रही है और लिविंग में भी हो रही है। तो 100% जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी फीचर्स होंगे उनको ही डिफाइनिंग फीचर्स बोलेंगे, बाकियों को नहीं। एंड नेक्स्ट मेंशन किया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक होती है, मतलब इनसाइड होती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन देखेंगे हम, डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। तो फर्स्टली रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। अगेन रिप्रोड्यूस मतलब नया ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं उनके पेरेंट्स से। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट टाइप्स के मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मोड रहता है रिप्रोडक्शन का। और वहीं अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब जो है वो एक ही कैटेगरी में आती है, दैट इज़ ग्रोथ। बट यहाँ पे रिप्रोडक्शन में मेंशन किया गया है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे प्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। कैसे होगा? यूनिसेलुलर, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो है, एक से अगर मल्टीपल बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो गए तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उनमें डिवीज़न होगी, सेल की डिवीज़न होगी, तो उनमें रिप्रोडक्शन होके नए बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो इसी को ग्रोथ भी बोल देंगे और इसी को ही रिप्रोडक्शन बोल देंगे। ये रहता है यूनिसेलुलर में। अब लोअर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं, जैसे बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, फिजन हो गया। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंट मेथड्स रहता है रिप्रोडक्शन का। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एट्सेट्रा। तो ये कैसे होता है? अब म्यूल का एग्जांपल लेते हैं। म्यूल जो है वो इनफर्टाइल होती है जब फीमेल हॉर्स में, उसको बोलते हैं मेयर एंड मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का जब मेटिंग हुई थी तो वो उन्होंने प्रोड्यूस किया था म्यूल, ठीक है। और ये बिल्कुल अपोजिंग था बायोलॉजिकल एविडेंसेस के, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ में जब मेटिंग करवाई गई तो एक इनफर्टाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हुआ।
ठीक है। नेक्स्ट है वर्कर बीज। अब वर्कर बीज जो होती हैं वो इनफर्टाइल होती हैं या फिर सर्टाइल होती हैं। मेल जो बी होती है, ठीक है, मेल हनी बी जो होती है उसको बोला जाता है ड्रोन, एंड फीमेल जो होती है वो सिर्फ क्वीन होती है, और क्वीन और ड्रोन के बीच में ही मेटिंग होती है। बाकी जितनी भी बीज होती हैं वो वर्कर बीज होती हैं और इनफर्टाइल होती हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए बोला गया कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? अगर हम ऐसा बोलें कि सभी के सभी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि म्यूल है, जैसे कि हमने देखा वर्कर बीज इनफर्टाइल हैं, तो ये लिविंग, बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्शन नहीं होगी आगे उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म की। तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उन रिएक्शंस को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। इसमें कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म भी आता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब है जब कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है, एंड एनाबॉलिज्म में आ जाएगा जब कोई कितने ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं वो मिलके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएंगे, मीन्स इसमें सिंथेसिस होगी एंड कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है। तो ये दोनों प्रोसेसेस मेटाबॉलिज्म के अंडर आती हैं। तो ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉन लिविंग थिंग्स में ये प्रोसेस नहीं चलती है। और वही बात करें हम अगर इन विट्रो जैसे हम इन विट्रो रिएक्शंस करवाते हैं, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है, वो आउटसाइड द बॉडी होती है, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। उससे प्रोड्यूस तो लिविंग चीज़ ही होती है, बट उसको हम लिविंग कैरेक्टर नहीं बोलेंगे। बट वो जो रिएक्शन होता है इन विट्रो, जो फर्टिलाइजेशन करवा के जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम लिविंग रिएक्शन बोलते हैं। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म को बोला गया कि ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज़ अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेल और सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू एंड टिश्यू मिलके ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, देन एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन रहती है, बट मेन जो उनकी यूनिट होती है, बेसिक यूनिट जो होती है, वो सेल ही रहती है। बट नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो आएगी सेंस एंड दूसरा आएगा रिस्पॉन्स। और कॉन्शियसनेस जो है ये मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकल फीचर है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिससे पता लग सकता है कि ये चीज़ लिविंग है अगर वो रिस्पॉन्स कर रही है या फिर उसमें सेंसेस प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर प्लांट्स में जैसे स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, स्टोमेटा क्लोज होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करें तो उसमें भी रिस्पॉन्स और सेंसेस देखने को मिलती है, जैसे कोई भी इंसेक्ट आता है तो वो ट्रैप कर लेता है। तो इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही एबिलिटी होती है सेंस करने की इन्वायरमेंट में और रिस्पॉन्ड करने की इन्वायरमेंट को, जब भी उन्हें कोई स्टिमुलस मिलता है। एंड नेक्स्ट है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, सो इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो देखने को मिलती है ह्यूमन एंड ऑक्टोपस में। सिर्फ
सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑक्टोपस एंड ह्यूमन में ही देखने को मिलती है, जो कि अपने लिए खुद के बारे में सोचते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, जिनमें ह्यूमन एंड ऑक्टोपस दोनों आते हैं। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का क्या मतलब है, जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इंट्रैक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लोअर लेवल इंट्रैक्शन होगी और वो एक एमरजेंस बनाएंगे, ठीक है। मतलब लोअर लेवल पे जो इंट्रैक्शन होगी वो हायर लेवल की इंट्रैक्शन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर सेल की, सेल और सेल आपस में इंट्रैक्ट करेंगे तो वो एक लो लेवल है, और वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू जो होंगे वो मोर एडवांस होंगे, मोर एनर्जेटिक होंगे देन लोअर लेवल। फिर उसके बाद टिश्यू और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, तो ऐसा चलता रहता है। इसको बोलते हैं हम emergence. It means all living phenomena are due to underlying interaction and that result emergence. emergence का मीन यही हो गया कि मोर एडवांस एंड एनर्जेटिक इंट्रैक्शंस होंगी, नई स्पीशीज बनेंगी। देन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्फ रेप्लिकेशन चलती है और रेगुलेट होते हैं, सेल्फ रेगुलेशन होती है, सेल्फ इवॉल्विंग होती है, और वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के लिए कैपेबल होते हैं। अब वही बात करेंगे हम नेक्स्ट, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हैं बट देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं जिनकी डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, हर एक चीज़ डिफर होती है। मतलब देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑन अर्थ एंड दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। और ये मिलके बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी। अभी हमने बात की कि 1.7 to 1.8 मिलियन, मतलब 1.7 to 1.8 लाख स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, वो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट है सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट्स की जाती हैं। सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट्स जो हैं इसमें टैक्सोनॉमी आती है। सो टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर्स स्टडी की। देन डाइवर्सिटी आ गई। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब डाइवर्सिटी आ गई तब हमें ज़रूरत पड़ी कि उनका बायोलॉजिकल नेम्स कैसे दें, मतलब बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर इसीलिए दिए ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उनको क्लासिफिकेशन कर सकें, जिससे उनको एक कैटेगरी में हम रख सकें। तो इसके लिए हमने टैक्सोनॉमी का यूज़ किया। तो टैक्सोनॉमी हमारी सिस्टमैटिक्स के अंदर आई। तो सिस्टमैटिक का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स, जिसमें टैक्सोनॉमी आएगी और हमारा इवोल्यूशन का रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहीं से पता लगेगा कि कहाँ से इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ओरिजिन वगैरह देख के एंड उनकी आइडेंटिफाई करके और उनको क्लासीफाई करके हम उसको एक रैंक या फिर एक कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमा नेचरे। तो ये एक बुक है जिसे लिखा था कार्ल लिनियस ने। एंड नॉमेनक्लेचर की बात करें तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो कार्ल लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी हमें पता लग गया कि ये स्टडी होती है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम और क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, उनके एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, मीन उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसी है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेंगे उसकी सारी। ये बेसिस है मॉडर्न टैक्सोनॉमी के ऊपर। नेक्स्ट कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी में आते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड उसके बाद नॉमेनक्लेचर किया जाता है। मींस ये सारे के सारे कैरेक्टर्स लेके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। एंड आइडेंटिफिकेशन में ऐसा आ जाएगा कि ऑर्गेनिज्म को हम
पहचानेंगे, ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में आ जाता है कि डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे और ये बेस्ड होगी कैरेक्टर्स के ऊपर, और ये जो कैटेगरीज होंगी उनको हम बोलते हैं टैक्सा। इन डिफरेंट कैटेगरीज को बोला जाता है टैक्सा। कैटेगरीज बोल दो या फिर ग्रुप्स बोल सकते हैं या फिर रैंक या फिर यूनिट बोल सकते हैं, तो इनको बोला जाता है टैक्सा, जो कि टैक्सोनॉमी के अंडर आती है। नेक्स्ट, अब ये सारी क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन के बाद हम इनका नामकरण करेंगे, मीन्स नॉमेनक्लेचर में आ जाएगा नेमिंग। तो नेमिंग जो होगी वो अकॉर्डिंग टू स्पीशीज, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीशीज होगी उसके इन फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होगी, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर है, मीन्स नेमिंग करेंगे हम, और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। इट इज़ प्रपोज्ड बाय कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने दिया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, इस वर्ड को बायनोमियल क्यों बोला? क्योंकि इसमें 2 टर्म्स आती हैं, वन इज़ जीनस एंड सेकंड वन इज़ स्पीशीज। सो सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट है कार्ल लिनियस, इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर देने से पहले ये बोला था कि किसी भी लिविंग स्पीशीज़, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल नेम्स में 2 वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज जीनस एंड सेकंड वन इज स्पीशीज़। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि जितने भी बोटैनिकल नेम हैं वो बेस्ड होंगे ICBN के अंडर। वो ICBN के अंडर जितने भी हमारे पास प्लांट्स वगैरह हैं वो इसके अंडर आएंगे। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये बोटैनिकल्स नेम जो हैं वो इस के अंडर होंगे, एंड जूलॉजिकल नेम ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN के अंडर जूलॉजिकल नेम्स आएंगे, जितने भी एनिमल्स हैं उनके नेम्स आएंगे। एंड ICNB ये होगा इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया के अंडर, एंड इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर आएगा ICVN के अंडर। अब कार्ल लिनियस ने रूल्स बनाए कुछ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के। तो फर्स्ट था कि जितने भी साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम होंगे वो लैटिन या फिर लैटिनाइज्ड होंगे, और उनको जब लिखा जाएगा वो इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। लैटिन में ही क्यों किया? क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, ये एक डेड लैंग्वेज है और नॉट डायनेमिक है, ये मतलब चेंज नहीं होती है, इसीलिए इनको लैटिन में डिस्क्राइब किया। एंड जब हम बायोलॉजिकल नेम्स लिखेंगे या फिर साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उन्हें इटैलिक्स में लिखा जाएगा, और जब भी हम हाथ से लिखेंगे तो उन्हें अंडरलाइन किया जाएगा एक एक करके। तो जो फर्स्ट नेम होगा, जैसे कि हमने देखा, दैट इज़ जीनस नेम, उसे जेनरिक नेम भी बोल देते हैं। एंड जो सेकंड वर्ड होगा जो कि फॉलो करेगा जीनस को, उसे बोला जाता है स्पीशीज़ नेम। फॉर एग्जांपल होमो सेपियंस। तो होमो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जेनरिक नेम को, एंड सेपियंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज़ के नेम को। फिर उन्होंने बोला कि जीनस का जो नेम होगा वो ऑलवेज कैपिटल लेटर के साथ ही स्टार्ट होगा, और स्पीसीज़ का नेम जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर के साथ शुरू होगा। और जो ऑथर का नेम है, अब ये किसने दिए हैं नाम? कार्ल लिनियस ने। तो कार्ल लिनियस जो है वो ऑथर हैं। तो जो ऑथर का नाम होगा वो एब्रीवेटेड फॉर्म का मतलब है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा स्पीशीज़ के बाद, एट द एंड ऑफ द नेम। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीफेरा इंडिका, ये जो है मैग्नीफेरा इंडिका, ये नेम है साइंटिफिक मैंगो का। तो ये बायोलॉजिकल नेम मैंगो के पीछे जो है वो साइंटिस्ट का नाम या फिर ऑथर का नाम लिखा गया है, LINN का मतलब है कार्ल लिनियस। तो ये इंडिकेट कर रहा है स्पीशीज़, और किसने डिस्क्राइब किया है वो भी लास्ट में। नेक्स्ट आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, या फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोल दिया जाता है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासिफिकेशन की जो हायरार्की है वो स्टेप्स में इन्वॉल्व है, और ये इन्हें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर रैंक के नाम से भी जाना जाता है। और जितनी भी कैटेगरीज हैं ये
जब ये साथ में होती है तो इन्हें बोला जाता है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और हर एक कैटेगरी या फिर रैंक या फिर टैक्सन वो रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल यूनिट को, क्लासिफिकेशन की सिंगल यूनिट को, जिसमें आती है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये सारी है हमारे पास क्लासिफिकेशन हायरार्की। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या है? इट्स क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इट इज़ द लोएस्ट कैटेगरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मेन चीज़ ये है इसमें कि ये लोएस्ट कैटेगरी है, ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की। और यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में क्लोजली रिलेट होते हैं और उनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। अब स्पीशीज़, सेम टाइप की स्पीशीज़ में जब इंटरब्रीडिंग होती है तो वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। जब डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ में मेटिंग होती है तो वो जो ऑफस्प्रिंग होगा दैट इज़ इनफर्टाइल। तो यही रीज़न होता है कि जो आगे लिविंग स्पीशीज़ बनती है और वो इनफर्टाइल निकलती है, तो वो डिफरेंट स्पीशीज़ में जब मेटिंग होती है तो वो उस वही वजह होती है कि वो आगे इनफर्टाइल या फिर सर्टाइल होती हैं। तो स्पीशीज़ के बारे में ये देख लिया कि लोएस्ट कैटेगरी है एंड इनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो फंडामेंटली सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे जीनस। तो जीनस में आती है मोनोटिपिक और पोलोटिपिक जीनस, ठीक है। स्पीशीज़ एंड स्पीशीज़ मिलके जो हैं वो एक जीनस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो इनमें सोलेनम जो है इन सभी का जीनस है। एंड लाइन, लेपर्ड, टाइगर आर स्पीशीज़ ऑफ जीनस ऑफ पैंथरा। तो ये लाइन, लेपर्ड, टाइगर जो हैं वो एक ही जीनस से हैं, दैट इज़ पैंथरा। एंड पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल जो हैं वो एक ही जीनस से, दैट इज़ सोलेनम। मैं बात कर रही थी मोनोटिपिक एंड पोलोटिपिक। मोनोटिपिक का मतलब है कि एक ही जीनस प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग हैं, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलते हैं हमारा जीनस है होमो। एंड पॉलीटिपिक, जैसे ये एग्जांपल दिया मैंने सोलेनम एंड पैंथेरा का, इसमें डिफरेंट टाइप की या फिर मैनी टाइप्स के स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं एक ही जीनस में। और होमो में एक ही स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है इस जीनस में। नेक्स्ट है फैमिली। तो फैमिली जो है ये क्लोज रिलेटेड होती है, मतलब जीनस एंड जीनस मिलके एक फैमिली बनाते हैं। और फैमिली में हम इंक्लूड करते हैं रिप्रोडक्टिव फीचर्स, अगर हम बात करें एनिमल्स की, और वहीं अगर बात करें हम प्लांट्स की, तो इसमें दोनों करैक्टर लेते हैं हम, वेजिटेटिव भी एंड रिप्रोडक्टिव करैक्टर भी लेते हैं प्लांट्स का। सो एग्जांपल देखते हैं सोलोनेसिए जिसका जीनस है सोलेनम, एंड पिट्यूनिया जीनस धतूरा, और एक ही फैमिली में आते हैं। फैलिडे इंक्लूड मतलब ये जितने भी हैं जीनस सोलेनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा, ये सोलोनेसी फैमिली में आते हैं। एंड नेक्स्ट है पैंथेरा एंड फेलिस, ये टाइगर वगैरह के लिए, और फेलिस जो है वो कैट्स वगैरह के लिए है। तो ये अंडर फैलिडे फैमिली में आते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर। तो ऑर्डर में क्या रहता है कि एग्रीगेशन होने लग पड़ती है करैक्टर्स की। करैक्टर जो हैं वो करैक्टर जो हैं वो एग्रीगेट, सेपरेट होने लगते हैं, मतलब एक जैसे नहीं रहते, डिफरेंस, वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। सो ये जो है फैमिली के साथ असेंबलेज करता है ऑर्डर। और इसमें एग्जांपल है पोलिमोनेल्स, इसमें फैमिली आती है कॉन्वल्वोलेसिए, एंड सोलोनेसिए फैमिली आती है, और ऑर्डर आता है कार्निवोरा, और भी कई फैमिली आती है ऑर्डर में। मेन चीज़ ये होती है कि इसमें एग्रीगेशन होने लग पड़ती है कैरेक्टर्स की। नेक्स्ट आती है क्लास। तो क्लास ये रिलेट करेगी ऑर्डर के साथ। एंड फाइलम, डिवीज़न, फाइलम को डिवीज़न भी बोला जाता है। जब बात कर रहे हो हम प्लांट्स की तो उसे बोला जाता है डिवीज़न। एंड फाइलम जो है यूज़ किया जाता है एनिमल्स के लिए। तो ये क्लास से रिलेट करती है। एंड किंगडम, लास्ट में आता है किंगडम। तो किंगडम जो है वो हाईएस्ट हायरार्की है, हाईएस्ट कैटेगरी है हमारी क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे हम ये टेबल देखेंगे, यहाँ पे कॉमन नेम है एंड जेनरिक नेम है एंड स्पेसिफिक एपिथेट है। तो मैंगो, पोटैटो, नाइटशेड, टमाटो, ब्रिंजल, लायन, टाइगर, लेपर्ड, मॉडर्न मैन, यहाँ पे सारे जेनरिक नेम और स्पीशीज़ के नेम भी दिए गए हैं। तो जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी स्पीशीज़ के नेम हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में हैं एंड जेनरिक नेम these are all written in capital letters. नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो फर्स्ट है इसमें हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में क्या है, हर्बेरियम जो है वो एक कलेक्शन होती है जिसमें ड्राइड प्लांट्स को लिया जाता है, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ठीक है, और उनकी शीट्स बनाई जाती हैं एंड लेबल किया जाता है प्लांट्स को। तो ये हर्बेरियम जो है वो टैक्सोनॉमिकल एड्स में आता है। यहाँ पे मेंशन्ड है कि स्पेसिमेंस या फिर प्लांट्स को जो है वो ड्राइड किया जाता है और उनकी शीट्स बनाई जाती है, उनको रखा जाता है, स्टोर करके कलेक्ट करके रखा जाता है और उनके बारे में ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके और ज़्यादा स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल रहती है और उनको लेबल किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर बायोलॉजिकल नेम्स। नेक्स्ट आता है बॉटैनिकल गार्डन्स जिसमें एक्सी टू कंजर्वेशन आती है। एक्सी टू कंजर्वेशन का मतलब है कि यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स को जो है वो प्रिजर्व करके रखा जाता है और उनको एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है, उनको एक हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट से। मतलब उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं वहाँ नहीं रखते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट से जो है वो अलग करके उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। इस प्रोसेस को हम एक्सी टू कंजर्वेशन बोलते हैं। और फेमस बोटैनिकल गार्डन्स के बारे में अगर देखें तो रॉयल बोटैनिकल गार्डन है वो क्यू इंग्लैंड में है। इंडियन बोटैनिकल गार्डन होर्रा इंडिया जो वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ये भी इंडिया में ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम में क्या होता है, यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स को स्टडीज़ के लिए और रेफरेंसेस के लिए। अब म्यूज़ियम में स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखा जाता है एक जार में या फिर कंटेनर्स में। तो उनमें जो सॉल्यूशन होता है, ये जो सॉल्यूशन है दैट इज़ फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में जो है इनको स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट, इनको ड्राइड करके प्रिजर्व करके रखा जाता है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो। नेक्स्ट है की। तो की क्या होती है, ये एक डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। उनकी सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ को देखते हुए उनको एनालाइज किया जाता है और उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। तो इसको बोला जाता है की। और ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होती है। मींस इनके ट्रेड्स वगैरह देखे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है इनको कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इनके पेयर को बोला जाता है कपलेट। अ पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इन्हें बोला जाता है कपलेट्स। और हर एक कपलेट के पास जो है वो अपोजिट होते, मतलब दोनों जो कैरेक्टर्स होंगे या फिर ट्रेट्स लिए होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ से पता लग सकता है हमें कि कौन सा एक्सेप्ट कर सकते हैं हम और कौन सा रिजेक्ट कर सकते हैं। मींस उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे और वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा अडेप्ट करना चाहिए, मींस कौन सा रखना चाहिए और कौन सा रिजेक्ट करना चाहिए। और हर एक स्टेटमेंट जो होती है की उसे बोला जाता है लेड, LEAD, लेड। ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज़ कॉल्ड एज लेड। एंड कुछ ऐसे हैं फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। तो फ्लोरा में जो है वो हैबिटेट देखा जाता है प्लांट स्पीशीज़ का किसी भी गिवन एरिया में। एंड मैनुअल जो होते हैं ये रिकॉर्ड रखता है और रिकॉर्ड रखता है उन स्पीशीज़ का ताकि उनको आइडेंटिफाई कर सके। एंड मोनोग्राफ जो है वो रिकॉर्ड रखता है किसी भी एक टैक्सन का। तो टैक्सन में जितने भी कैटेगरीज, रैंक,
कैटेगरीज, रैंक्स एंड यूनिट्स आती हैं, तो ये मोनोग्राफ्स में रहता है। जो भी हमने प्लांट्स, किसी प्लांट्स का, किसी फ्लावर का या फिर किसी स्पीशीज़ का हमने डाटा कलेक्ट करना हो प्लांट्स की, तो वो हम मोनोग्राफ के थ्रू पता लगा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी, दैट इज़ द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।